ऑफ यू स्टूडेंट। आज हम क्लास 12 फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर विद्युतिकी हमारा पहला चैप्टर है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देते हैं कि सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है स्थिर विद्युतिकी। तो स्थिर विद्युतिकी होती क्या है? ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं स्थिर विद्युतिकी। इसमें आपको नाम से ही क्लियर हो जाएगा। स्थिर विद्युतिकी यानी भौतिक विज्ञान की वो शाखा जिसमें हम हमारा जो आवेश है वो कैसा है? स्थिर। स्थिर आवेश के कारण जो भी विद्युत चुंबकीय बल बनता है, जो विद्युत क्षेत्र बनता है, वो कहलाता है हमारा स्थिर विद्युतिकी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्थिर विद्युतिकी का जो उद्भव है वो कैसे हुआ। ठीक, तो इसकी जो ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में चलते हैं तो 600 ईसा पूर्व में एक थेलस नाम का एक साइंटिस्ट था। ठीक है, 600 ईसा पूर्व में एक थेलस नाम का साइंटिस्ट था। उसने एक कुछ एक्सपेरिमेंट किए। अपने एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया कि एम्बर की एक रोड ली। कौन सी रोड? एम्बर की एक रोड, एम्बर रोड। और इस एम्बर की रोड को उन्होंने ऊन के कपड़े से रगड़ा। इस एम्बर की रोड को उन्होंने ऊन के कपड़े से रगड़ा और क्या देखा कि उसमें कुछ आकर्षण होता है। क्या होता है? आकर्षण। जब ऊन के कपड़े से इन्होंने इनको रगड़ा तो इनमें आकर्षण का गुण पाया गया। इसी तरह से उन्हें एक कांच की रोड, कांच की छड़ को जब उन्होंने बिल्ली की खाल से रगड़ा या एबोनाइट की छड़ से, तो भी उसमें कुछ आकर्षण या प्रतिकर्षण के जो है कुछ गुण पाए गए। उन गुणों को उन्होंने आवेश नाम दिया। तो जो आवेश है उसकी उत्पत्ति जो है ग्रीक भाषा का एक शब्द है एम्बर। एम्बर एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन से ही आपकी उत्पत्ति हुई है इलेक्ट्रॉन की, और इलेक्ट्रॉन ही होता है आपका आवेश। और इसी इलेक्ट्रॉन से होता है आवेश। इस आवेश से बनता है आपका विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। इसके बाद है आपका विद्युत घर्षण प्रभाव। नाम से ही क्लियर हो जाएगा कि पदार्थ में जो आवेश की उत्पत्ति है जो अगर घर्षण के कारण हो रही है तो वो प्रभाव आपका कहलाएगा विद्युत घर्षण प्रभाव। यानी पदार्थ में अगर आवेश की उत्पत्ति अगर घर्षण के कारण हो रही है तो वो कहलाता है आपका विद्युत घर्षण प्रभाव। ठीक है, तो इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं कि पदार्थ की वह प्रकृति या पदार्थ में आवेश की वह प्रकृति जो घर्षण के कारण, जिसकी उत्पत्ति घर्षण के कारण होती है, वो कहलाता है आपका विद्युत घर्षण प्रभाव। अब हम बात कर रहे हैं आवेश की। चार्ज क्या होता है? ठीक है, तो सबसे पहले आपको पूछा जाता है कि चार्ज क्या होता है, तो चार्ज की डेफिनेशन क्या है, चार्ज की परिभाषा क्या है। तो आवेश क्या है? तो आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। तो इसकी हम परिभाषा को लिखेंगे। सबसे पहले पदार्थ का वह कण
पदार्थ का वह कण जिसके कारण विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। ठीक है, तो पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है वो कहलाता है आपका आवेश। ठीक है, आवेश का मात्रक। अब हम आवेश का मात्रक क्या होता है, ऐसा यूनिट क्या होती है, तो आवेश का मात्रक होता है आपका कूलाम। आवेश का मात्रक होता है कूलाम। आवेश को आपका Q से लिखा जाता है और इसका मात्रक होता है कूलाम। आपने क्लास 10th में एक फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा विद्युत धारा का, कि विद्युत धारा क्या होती है। तो विद्युत धारा को आपने पढ़ा है कि आवेशों की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। I बराबर Q/T। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा Q बराबर I इंटू T। तो इसका एक दूसरा मात्रक हो जाएगा हमारे पास Q बराबर I इंटू T। तो ये हो जाएगा हमारा, I होता है आपका एम्पियर और T होता है आपका समय, तो इसका हो जाएगा सेकंड। तो इसका दूसरा मात्रक हो जाएगा एम्पियर इंटू सेकंड। ठीक है, अब हम आवेशों के कुछ गुण के बारे में बात करते हैं। आवेशों के गुण, इस आवेशों के गुण में सब चीज आ जाएगी। मात्रक क्या है, इसका विमीय सूत्र क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आवेशों के गुण के बारे में बात कर रहे हैं। आवेश का जो सबसे पहला गुण होता है कि कौन सी राशि है, तो आवेश आपकी एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है। दूसरा गुण, इसका मात्रक क्या है। मात्रक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि आवेश का मात्रक एक कूलाम है और एक इसका मात्रक है एम्पियर इंटू सेकंड। एक इसका और अन्य मात्रक है, अन्य मात्रक की हम बात करते हैं। तो अन्य मात्रक में एक मात्रक है इसका 1 ESU। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो फर्स्ट आपका है 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट जो है वो आपकी आवेश की सबसे छोटी इकाई है। सबसे छोटी इकाई। इसकी दूसरी जो इकाई है वो है आपकी 1 EMU। 1 EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का दूसरा नाम है, इसको इलेक्ट्रोस्टैट कूलाम। इलेक्ट्रोस्टैट कूलाम भी कहते हैं। और क्योंकि इस यूनिट को एक साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था, इसलिए इसका दूसरा नाम है फ्रैंकलिन। 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 तो आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट की कोई दूसरा नाम क्या है। तो एक तो है इलेक्ट्रोस्टैट कूलाम या स्टेट कूलाम, जिसका आप स्टेट कूलाम भी लिख सकते हो। ठीक है, और एक है आपका फ्रैंकलिन। दूसरी यूनिट है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ठीक है, और तीसरी है इसकी फैराडे। माइकल फैराडे ने इसकी यूनिट दी थी, इसलिए इसका नाम है फैराडे। और एक फैराडे में होता है आपका 1 फैराडे इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू फिक्स है और वो होती है आपकी 96500 कूलाम। और ये आपकी आवेश की सबसे बड़ी इकाई है। सबसे बड़ी इकाई। जो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है,
एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, उसमें 3 इंटू 10⁹ कूलम चार्ज होता है। कितना? 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्वल्स टू होता है 3 इंटू 10⁹ कूलम, ठीक है। और 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट बराबर होता है 10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो 10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होते हैं, तो इस हिसाब से आपका 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में हो जाएगा 3 इंटू 10⁻10 कूलम। तो अगर इस तरह से अगर हम कंपेयर करें इस चीज को कि कौन सी यूनिट सबसे बड़ी है, तो इसका कंपैरिजन कुछ इस तरह से हो जाएगा कि 1 फैराडे 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इज लेस देन 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट एंड इट इज लेस देन 1 फैराडे। यानी सबसे बड़ी यूनिट 1 फैराडे है, उससे कम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट है और उससे कम 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। या इसको इस तरह से भी लिख सकते हो कि 1 फैराडे इज ग्रेटर देन 1 EMU और 1 EMU इज ग्रेटर देन 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। जब आप चार्ज से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तब आपको जरूरी नहीं कि चार्ज की वैल्यू दे, वो किसमें भी दे सकते हैं, वो मिली एम्पेयर में दे सकते हैं, वो माइक्रो एम्पेयर में दे सकते हैं। तो आपको याद रहना चाहिए कि 1 मिली एम्पेयर में होता है 10⁻³ कूलम। इसी तरह से 1 माइक्रो एम्पेयर में होता है 10⁻⁻6 कूलम। इसी तरह से 1 नैनो एम्पेयर में होता है 10⁻⁹ कूलम और 1 पिको फैराडे में होता है 10⁻⁻12 कूलम। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जब कांच की रूट को जब रेशम के कपड़े से उसको रब किया, तो उनको 2 टाइप के चार्जेस मिले। एक था पॉजिटिव चार्ज धन आवेश और दूसरा है नेगेटिव चार्ज ऋण आवेश। तो आवेशों के जो है वो 2 प्रकार मिले। आवेश के जो प्रकार है उनकी परिकल्पना बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दी और वो 2 है। एक है आपका धन आवेश जो कि कांच की छड़ के ऊपर मिला, और दूसरा रेशम के कपड़े पर जो मिला वो मिला था ऋण आवेश। धन आवेश और ऋण आवेश। धन आवेश यानी जिसपे इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी हो रही है। धन आवेश जो है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी को प्रदर्शित करता है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी। और जो ऋण आवेश है वो प्रदर्शित करता है आपका इलेक्ट्रॉन्स की वृद्धि, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि। आगे हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन की कमी और इलेक्ट्रॉन की वृद्धि क्या होती है, उसका द्रव्यमान से किस तरह से संबंध है। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं कि आवेशों के कितने प्रकार है। 2 है धन आवेश जिसका पॉजिटिव चार्ज है यानी इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। पॉजिटिव चार्ज यानी इस पे धन आवेश से इलेक्ट्रॉन का जो है निष्कासन होता है, बाहर निकलते हैं, इसलिए इस पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। जब इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाएंगे इस पे कमी हो जाएगी। और इसी तरह से ऋण आवेश यानी इलेक्ट्रॉन्स की वृद्धि, बाहर से इलेक्ट्रॉन का प्रवेश होगा, इसलिए इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन की वृद्धि। तो आवेश के 2 प्रकार हो गए, धन आवेश और
ऋण आवेश। ठीक है, अब हम बात करते हैं आवेश के कुछ अन्य गुण के बारे में। तो अगला जो है आपका वो है कि आवेश जो है आपकी एक संरक्षित राशि है। क्या है? आवेश आपकी एक संरक्षित राशि है। आवेश एक संरक्षित राशि है, यानी प्रकृति का जो कुल आवेश है, प्रकृति का जो कुल आवेश है वो हमेशा नियत रहता है। क्या रहता है? नियत रहता है। तो पहला गुण है आपका आवेश एक संरक्षित राशि है। एक आप टेबल ड्रॉ कर सकते हो कि किस तरह के में पॉजिटिव चार्ज होता है, किस तरह में नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव। जो आपकी कांच की छड़ होती है, कांच की छड़, वो पॉजिटिव चार्ज होता है। उसमें आपके जो सूखे बाल होते हैं, सूखे बाल, उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। ये प्रायोगिक चीज से सत्यापन है। ठीक है, और एक होती है आपकी बिल्ली की खाल। इसके बाद नेगेटिव चार्ज एक होता है आपका रेशम का कपड़ा। एक होती है आपकी एबोनाइट की छड़। एक होता है प्लास्टिक। ठीक है, इस तरह से ये कुछ इसके एग्जाम्पल है। तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें। अगला जो इसका गुण है वो द्रव्यमान से है कि आवेश जो है हमेशा द्रव्यमान से संबंध रखता है। आवेश वही होगा जहां पर द्रव्यमान होगा। तो आवेश का आवेश जो है द्रव्यमान से संबंध रखता है। आवेश द्रव्यमान से संबंध रखता है, यानी जहां पर द्रव्यमान होगा वहां पर आवेश अवश्य ही होगा। ठीक है, तो आवेश का द्रव्यमान से संबंध रखता है। इस चीज को अपन आवेशों के प्रकार से इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे इलेक्ट्रॉन्स की कमी, जो आपका धन आवेश है वहां पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो रही है, और अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है तो हमने एक चीज कहा है कि आवेश जो है वो द्रव्यमान से संबंधित है। इलेक्ट्रॉन की कमी यानी इलेक्ट्रॉन्स का जो बाहर निकलना, यानी द्रव्यमान यहाँ पर क्या होगा? घटेगा। इलेक्ट्रॉन की कमी जहां होगी इलेक्ट्रॉन्स का निकलना, और इलेक्ट्रॉन्स ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके चार्ज। ठीक है, तो वहां जहां इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी वहां द्रव्यमान में कमी आएगी, द्रव्यमान में कमी आएगी। और जहां इलेक्ट्रॉन्स की वृद्धि होगी वहां द्रव्यमान में वृद्धि होगी, द्रव्यमान में वृद्धि। ठीक है, तीसरा जो इसका गुण है, आवेश एक क्वांटीकृत राशि है। आवेश एक क्वांटीकृत राशि है। आवेश एक क्वांटीकृत राशि। इसका मतलब है आवेश का जो मान है, आवेश का जो मान है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या के पूर्ण गुणज होता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या के पूर्ण गुणज होता है। यह आपकी इलेक्ट्रॉन की संख्या है और n आपके नंबर है। वो प्राकृत नंबर कुछ भी हो सकते हैं, n बराबर 1 2 3 से लगाकर इंफिनिटी तक वो कुछ भी हो सकते हैं, पर जीरो नहीं हो सकते, क्योंकि जैसे ही हमने इसको जीरो लिया हमारे चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। तो आवेश आपकी एक क्वांटीकृत राशि है। अब ये क्वांटीकृत क्या होता है? हमने एक शब्द लिख लिया क्वांटीकृत। तो क्वांटीकृत का अर्थ है कि प्रकृति में ऐसा आवेश जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है वो कहलाता है क्वांटीकृत राशि। क्या चीज? जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है
रह सकता है। इस तरह से हमें आवेश के क्वांटीकरण से एक फॉर्मूला मिला है, वो है हमारा Q बराबर प्लस माइनस m। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को हम यूटिलाइज आवेश के द्रव्यमान के संबंध से करेंगे। वो किस प्रकार से करेंगे हम आगे देखते हैं, एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हमारा आवेश का जो द्रव्यमान से संबंध है, यानी द्रव्यमान में कमी हो रही यानी इलेक्ट्रॉनों पे धन आवेश है, और द्रव्यमान में वृद्धि हो रही यानी इलेक्ट्रॉन पे जो है ऋण आवेश है। अब द्रव्यमान में आवेश का जो द्रव्यमान से संबंध है, द्रव्यमान में वृद्धि या कमी जो होती है उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, तो उसके लिए एक फॉर्मूला बनता है। द्रव्यमान में कमी अथवा वृद्धि, द्रव्यमान में कमी अथवा वृद्धि को जो है आपका डेल एम से लिखा जाएगा। डेल एम, एम यहाँ पर आपका द्रव्यमान है और डेल आपका जो है परिवर्तन को प्रदर्शित करता है, और इसका मान हो जाएगा n इंटू एम ई, जहां पर एम ई आपका जो है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो जाएगा, और ये होता है आपका 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, और n आपका 1 2 3 आपका इंटीजर नंबर कुछ भी हो सकता है, तो इस तरह से आपको एक फॉर्मूला मिल जाएगा कि द्रव्यमान में वृद्धि या कमी को किस तरह से निकाला जा सकता है। इस फॉर्मूले को आप एक्सपांड करके इस तरह से भी बना सकते हो कि डेल एम बराबर एन, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला जो है वो है Q बराबर प्लस माइनस एम ई, तो हम n के बदले लिख सकते हैं n बराबर Q अपॉन E। तो ये फॉर्मूला हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएगा Q बटा E इंटू, ये कहलाता है द्रव्यमान में वृद्धि या कमी। इसके बाद इसका जो अगला गुण है वो इस तरह से है कि जो समान या सजातीय प्रकृति के जो आवेश है, सजातीय यानी समान जाति के जो आवेश होंगे, सजातीय प्रकृति के जो आवेश है उनमें जो है होगा आपका प्रतिकर्षण, रिपल्शन, और जो विजातीय होंगे यानी अलग अलग जाति के होंगे, अलग अलग आवेश होंगे, विजातीय प्रकृति के उनमें आकर्षण होगा, अट्रैक्शन। अगर दो वस्तुओं को अगर हम एक दूसरे के पास रखेंगे तो उन वस्तुओं में एक आकर्षण की प्रकृति हमेशा ही प्रदर्शित होती है। दो वस्तुओं को जब हम पास रखेंगे तो उनके बीच में आकर्षण का गुण तो सदैव पाया ही जाता है। एक आवेशित और एक निराशित, एक आवेशित तथा निरावेशित वस्तु के मध्य
हमेशा आकर्षण की प्रकृति पाई जाती है, आकर्षण की प्रकृति पाई, ठीक है। तो आप डिस्कस, तो आप इजीली ऐसा नहीं कह सकते हो कि इसके बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण है। तो एक आवेशित और निरावेशित वस्तु के बीच में आकर्षण प्रकृति का पाया जाना एक स्वाभाविक गुण है जो प्रकृति में आपको हर जगह दिख सकता है। इसका अगले गुण के बारे में हम बात करते हैं, आवेश की निश्चितता। आवेश की निश्चितता क्या गुण है, ठीक है। तो मैं इसको अब नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसको मिटा देता हूं।